नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर और एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। और आज हमारे साथ अपने केम क्लासेस रोहतक में हैं ज्योति दहिया फ्रॉम सोनीपत, जो कि वर्तमान में सोनीपत में ही मुरथल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक मोटिवेशन का सोर्स ये है कि भी कैसे ज्योति ने गांव से एक कॉमन जो लड़कियां होती हैं उनके बीच में से इस पद पर वो कैसे पहुंची, और नॉट इवन ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर तक ये पहुंची, इसके साथ में भी इन्होंने बहुत सारे संघर्ष भी किए हैं, बहुत सारे अचीवमेंट भी किए हैं और ऐसी ऐसी कहानियां जो आपको मोटिवेट कर देंगी। तो सबसे पहले तो मैं मैडम का, ज्योति दहिया का केम क्लासेस रोहतक में पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच तो जी यहाँ पर मेरे को इनवाइट करने के लिए, और सभी को बहुत बहुत नमस्कार। तो मैडम आप ये बताइएगा कि भी आपका जन्म गांव में हुआ, कौन से गांव में हुआ, और फिर वहां से कैसे आप यहां तक पहुंचे? मेरा जन्म खरकड़ी सोहान नाम के एक छोटे से गांव में हुआ है, जो कि डिस्ट्रिक्ट भिवानी में है। तो शाम के पास ये गांव है। यहाँ से मैं चंडीगढ़ तक गई। उसके पीछे सबसे ज़्यादा जो रोल जिसका है वो है मेरे फादर, क्योंकि उनका सपना था कि मेरी बेटी भी एक बड़े शहर में पढ़े। मेरे पापा हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर रहे हैं, तो उनका ये तो शाम टू चंडीगढ़ रूट था और बहुत स्टूडेंट्स उनको बस में मिलते थे। उनको देख के उनका भी ये मन होता था कि मेरी बेटी भी किसी दिन चंडीगढ़ में पढ़े और कुछ ना कुछ बने, अपने पैरों पर खड़ी हो। तो इसीलिए उन्होंने मुझे वहाँ भेजा और आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अपने फादर के क्या जो आपका ये सपना है शुरू से ये था कि मुझे चंडीगढ़ ही जाना है, या फिर जब आप, क्योंकि एक बच्चा 8वीं में होता है, 10th में होता है, उस समय तो हमें किसी को नहीं पता होता, मतलब कि जीवन का पहला लक्ष्य ही चंडीगढ़ में जाना था या फिर और कुछ था? नहीं, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य सिर्फ इतना था कि मुझे पढ़ना है। ये तो परिस्थितियाँ ऐसी बनती गई और अपने आप ही, जैसे मेरे पापा ने कहा कि तुम अच्छा पढ़ो तो मैं तुम्हें चंडीगढ़ पढ़ने के लिए वहाँ पर भेजूँगा। चंडीगढ़ अच्छा शहर है। तो उसके बाद मेहनत और ज़्यादा स्टार्ट हो गई कि हाँ, अब मैं भी बड़े शहर में पढ़ूंगी, मैं अच्छे कॉलेज में जाऊंगी, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी। तो इस तरह से ये सिचुएशंस क्रिएट हुई। तो चंडीगढ़ में जाके आपने क्या किया, वहाँ पे कौन से कोर्सेज किए और कैसे वहाँ पे अपने करियर को आगे बूस्टअप किया? चंडीगढ़ में मैंने जो शुरुआत की थी वो अपनी ग्रेजुएशन से की थी। बीए ज्योग्राफी ऑनर्स में मैंने एडमिशन लिया जीसीजी सेक्टर 11 में। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए ज्योग्राफी किया, फिर एमफिल में लिया। पर फिर जैसे कि ये सपना था कि यूपीएससी की तैयारी करूं, तो एमफिल को बीच में छोड़कर मैं दिल्ली चली गई थी कुछ समय के लिए यूपीएससी की तैयारी के लिए। चलो बहुत बढ़िया। मीन्स आपने एमफिल को बीच में छोड़ दिया था क्योंकि सपने बड़े थे, जीवन में बड़ा कुछ करना था, तो एमफिल के बजाय इन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना एक आईएएस आईपीएस अधिकारी के लिए संघर्ष किया जाए, और शायद वहाँ पे पहुँच के आपको लगता होगा कि आप समाज के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो क्या जीवन में ऐसा कभी हुआ है कि भाई आपको कोचिंग लेने के लिए या फिर एडमिशन लेने के लिए कभी आर्थिक तंगी महसूस हुआ हो, या फिर आप करना चाह रहे हैं कोचिंग लेकिन फीस आपके पास नहीं है? तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई है, या फिर आप शुरू से समृद्ध फैमिली से हैं? नहीं, समृद्ध फैमिली से तो नहीं थी। काफ़ी आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ा। जब मैंने सोचा कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो उस समय क्योंकि एकदम से पैसे जो भरने थे कोचिंग के, उस समय आर्थिक तंगी आई थी। मेरी मम्मी को अपनी गोल्ड चेन भी बेचनी पड़ी थी मेरी उस कोचिंग की फ़ीस को भरने के लिए। तो काफ़ी मेहनत मेरे पापा भी कर रहे थे, ओवर टाइम जॉब कर रहे थे। मेरी मम्मी भैंस रखती थी, दूध बेचती थी कि मेरी बेटी की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आए। पर ये उस समय मेरे लिए ये ज़्यादा ये भी हो गया था कि अब मेरे को भी जॉब कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने फादर को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। मतलब अगर हम आपसे सीखना चाहें तो हम ये सीख सकते हैं कि भी ऐसा नहीं है कि आप शुरू से ही आपको हर चीज़ों का, आपको हर चीज़ें मिली, संसाधन फुल थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने भी संघर्ष किया है कि फीस नहीं था लेकिन मम्मी को अपना गोल्ड चैन बेचना पड़ा और भैंस का जो है वो व्यवसाय करना पड़ा, ताकि बच्चे का जो सपना है वो आपका पूरा हो सके। और क्या देखिएगा, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो एक उसको ये लगता कि भी अब तो चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में हासिल करना ही करना है।
क्या कभी ऐसा लगा कि माँ बाप ने इतना संघर्ष किया है, उसके बाद आपको ये फील हुआ हो कि अब जीवन जीने का आगे कोई मतलब कि भी औचित्य नहीं रहा है, जीवन में कुछ नहीं बचा है, अब तो किताबों को फेंक दूं, बस अब जो हो गया सो हो गया, ऐसा कभी आया है मोड लाइफ में? देखिए, एक स्टूडेंट की लाइफ में कहीं ना कहीं एक बार ऐसा जरूर आता है जब आप नौकरी के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं और जब आपको पहली ही बार में सफलता नहीं मिलती, तब मन में आता है कि क्या करूं, कैसे सफल बनूं, कैसे मैं अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करूं, जो इतनी फीस भर रहे हैं, जो इतना संघर्ष कर रहे हैं, जो इतना सपने संजो कर मेरे लिए बैठे हैं और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही। मतलब एक बार तो स्टूडेंट लाइफ में सबके में ये आता है, पर उस समय आपको हार नहीं माननी है। अगर आप सच्ची मेहनत से और सच्ची लगन से लगे रहेंगे तो मंजिल आपको जरूर नहीं, मिलती है। क्वेश्चन ये है कि भी आपको कभी ऐसा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, ऐसा कोई क्योंकि मोमेंट? देखिए, जब मैं तैयारी कर रही थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, मुझसे नहीं हुआ। मैंने एचसीएस का प्री दिया, एचसीएस का मेंस मुझसे नहीं हुआ। तो उस समय ये लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में। मैं, क्योंकि आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर भी होता है, सामाजिक दबाव भी था कि भाई आपको पढ़ने के लिए इतनी दूर भेजा गया, आपके ऊपर इतना खर्चा लगाया गया और आप कुछ नहीं कर पाते। तब एक बार लगा कि हाँ, मैं अपने पापा को बोल दूं, आप जो चाहते हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं मेरी, कर दीजिए, मैं अब लाइफ में कुछ और नहीं कर पा रही। पर फिर अब आप उस समय आपको फिर से उठना होता है और कोशिश करनी होती है। यही सौभाग्य से उसी समय एचटेट के जो फॉर्म है वो निकले थे और मैंने वो भरे, मेरा एचटेट क्लियर हुआ और मेरा पीजीटी में सिलेक्शन हो गया और सब चीज़ें ठीक हो गई। फिर भी अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि जैसा कि मेरे सामने ही लिखा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो असफलता से घबराना नहीं है, यह सफलता की पहली सीढ़ी है। आपने गांव में भी देखा, आप एक इंडिया के एक मॉडर्न सिटी में भी गए, चंडीगढ़ में भी गए, उसके बाद इंडिया की कैपिटल में भी गए, मींस पूरा नॉर्थ घूम के आप मिडल में भी आ गए। गांव में अलग कल्चर था, उसके बाद शहर में अलग कल्चर है, चंडीगढ़ में, दिल्ली का क्राउड अलग है। तो यहाँ पर आपने लड़कियों को देखा होगा, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भी लड़कियों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं जिससे वो सफलता के उस पर्वत तक नहीं पहुंच पाती और बीच में ही वो कहीं ना कहीं रुकावट बन के रह जाती हैं? समरी एक नटसेल में बताइए। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लड़कियों के सामने आती है वो है कि वो अपने निर्णय खुद लेने के लिए आज़ाद नहीं होती हैं। उनको जो ये आज़ादी दी गई, कहने को तो ये कहा जाता है कि अब समाज में बहुत परिवर्तन आ गया है, लड़कियों को बहुत आज़ादी है। मैं कहती हूँ कि ये आज़ादी जो आप लड़कियों को दे रहे हैं, ये आप उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये उसका अधिकार है। तो सबसे जो अभी भी इस समय भी, मतलब आप चाहे किसी पत्नी को देखें, चाहे आप किसी बेटी को देखें, चाहे आप किसी बहन को देखें, अपने निर्णय वो स्वयं नहीं ले पाती। यही सबसे बड़ी रुकावट एक लड़की के सामने आती है कि कभी भी उनके जो पेरेंट्स हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब आप पढ़ाई छोड़ो, अब आपकी शादी कर दी जाएगी। मीन्स अपने अपने एरिया में हम कहेंगे, अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जो राइट टू फ्रीडम है उसका अच्छे से यूज लड़कियां नहीं कर पाती हैं। चलो, एक कॉमन सा क्वेश्चन जो कि बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि भी हालांकि इसका अलग अलग है, गांव में अलग है, शहर में अलग है, इसका आंसर देखने को मिलेगा, लेकिन आपकी सोच क्या है कि एक लड़की को किस उम्र में शादी कर लेना चाहिए? देखिए, वैसे तो हमारे जो सरकार है उसने निर्धारित कर ही रखी है 21-18 लड़की के लिए, 21 लड़के के लिए। फिर भी मैं कहती हूँ कि जिस समय लड़की तैयार हो उसी समय शादी करें तो बेहतर होगा। नहीं, आजकल तो क्या है कि लड़कियां 16 साल की उम्र में तैयार हो जाती हैं, नहीं, 15 साल की उम्र में बहुत सारे आपने देखा होगा कि भी मतलब भाग जाती हैं, ऐसे न्यूज आपने सुना होगा। तो क्या वो सही है या वो फिर नादान उम्र की गलतियां हैं, उसके लिए पेरेंट्स को समझाना चाहिए। कई बार जैसे कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं वो ये मांग उठाते हैं कि भी लड़की की जो शादी करने की जो उम्र है वो 18 से कम हो जानी चाहिए, 16 होनी चाहिए। क्या वो सही है या फिर नहीं होना चाहिए? नहीं, वो लड़की भाग जाती है, ये इतना बड़ा मुद्दा है। वो भागती किसके साथ है, क्या वो मुद्दा नहीं है? मतलब लड़की जब भाग रही है तो आप लड़के के ऊपर, लड़के के लिए ये क्यों नहीं कहा जाता कि ये गलती उसकी भी है? सिर्फ लड़की थोड़ी गलती कर रही है। नहीं, लड़की गलती नहीं कर रही है, मीन्स वो एट द एज ऑफ 16 ईयर शी इज रेडी टू मैरी।
तो क्या वो चीज सही है या नहीं है? मैं एज की नहीं, बात वो कर रहा हूँ चीज़ आपसे। बिल्कुल सही नहीं यहाँ पे है। कौन वो गलत है कौन सही है वो तो मतलब कि हम नहीं, कौन होते हैं ये डिसाइड करने एज वाले। सही नहीं है। एज सही नहीं है 16 साल की उम्र में जो मतलब कि भी जो सोचते हैं, या फिर 18 की उम्र में भी, जबकि अभी तो ऐसा कुछ प्रोविजंस सरकार सोच रही है कि भी लड़की की एज 21 कर दी जाए, हुँ, ताकि एक मैच्योर अवस्था में वो आ जाए। बिल्कुल। दूसरा अभी थोड़ा बहुत जैसा भी मैं आपको जानता हूँ कि जैसे ही मैं सोनीपत में जाता हूँ तो वहाँ पे ना जगह जगह पर आपके नाम से बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, तो वो बोर्ड लगाने का इरादा क्या है? देखिए, उस बोर्ड पे जो लिखा है आपने पढ़ा होगा कि हम्म, नेता चुने, पूंजीपति नहीं। नहीं। देखिए, अब इस समय मैं किसी सरकार के लिए नहीं बोल रही, सरकार तो आती हैं, जाती हैं, पार्टियां भी आती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, बनती रहेंगी, पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है कि ये देश बचा रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। आज के समय में क्या हो रहा है, जिस तरह से पूंजीपति वर्ग का दबदबा बढ़ रहा है, जिस तरह से दखल बढ़ रहा है सरकार में, तो उससे क्या होता है, मतलब पूंजीपति वर्ग का अ, आना किस लिए जरूरी है राजनीति में? राजनीति जो है वो क्या होती है, वो एक निस्वार्थ सेवा है जनता की। पर पूंजीपति, जो एक नाम ही पूंजीपति, वो किस तरह से जनता की निस्वार्थ सेवा करेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस समय जो चल रहा है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से सरकार जो है वो पूंजीपतियों के आगे झुकी हुई है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उनका, मेरा मकसद सिर्फ जागरूकता फैलाना है। देखिए, समाज इस समय क्या हो रहा है, एक ऐसे परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जिस समय शिक्षा सर्वोपरि है। पर शिक्षित तो हम हो जाते हैं, पर उस शिक्षा को हम अपने अंदर उतारना भूल जाते हैं। हम नहीं देख पाते हमारे जो चारों तरफ जो चीज़ें हो रही हैं वो किस तरह से गलत हैं समाज के लिए, वो समाज को विकास की ओर नहीं लेकर जा रही हैं। चलो गुड। मीन्स आप चाहते हैं कि भी जो हमारे सामान्य लोग हैं वो राजनीति के प्रति अवेयर हों, उनको बिल्कुल। पता लगे कि भी आप किन लोगों को चुन रहे हैं, वो लोग आपके लिए क्या काम कर रहे हैं क्या काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपका इरादा क्या है बोर्ड नहीं, लगाने का? कहीं इरादा ऐसा तो नहीं है जैसे बाकी लोग करते हैं कि एक बार कुछ ना कुछ अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे बोलेंगे हम तो अवेयर कर रहे हैं पब्लिक को, हम चाहते हैं कि जनता जागे, जनता अपने राइट्स के लिए लड़े, संघर्ष करे, और फिर पता लगता कि एकदम से अरविंद केजरीवाल की तरह या फिर बहुत सारी महिलाएं जैसे दिल्ली जो महिला कमीशन आयोग की वो है मालीवाल है शायद, तो उनकी तरह फिर पता लगे कि एकदम से नौकरी छोड़ दिया और आप राजनीति में, क्या ऐसा नहीं, कोई इरादा है? फिलहाल तो मेरा इरादा सिर्फ जागरूकता फैलाना ही है। और अगर मेरी इस मुहिम से 2, 4, 10 लोग भी जागरूक होते हैं, हमारे युवा जागरूक होते हैं और वो आगे आते हैं राजनीति में, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? चलो, अगर आप राजनीति की बात करते हैं तो मैं आपसे एक राजनीतिक मुद्दा जानना चाहता हूं जो कि आज के समय में हरियाणा के हर बेरोजगार युवा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी एक ये कौशल निगम पोर्टल इन्होंने बनाया है, तो क्या ये सही है या गलत है? सिर्फ एक वर्ड में आप बताइएगा। देखिए, जो HKRN है, हम्म, ये एक कंपनी एक्ट 2013 के अधीन बनाया गया है। आपने सुना होगा कि आप जनता को इतना निचोड़ दो, इतना निचोड़ दो कि जब आप उसे फिर निवाला दो तो वो आपकी जय जयकार जय करने जय। लगेंगे। तो हमारे युवाओं के साथ भी यही हो रहा है। वो इतना तरसा दिए गए हैं नौकरी के लिए। अब आप हरियाणा को देखो, बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। इतना समृद्ध जो राज्य है वो बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। मतलब युवा जो है हमारे इतनी मेहनत करते हैं दिन रात एक सरकारी नौकरी पाने के लिए, वो इतना तरस गए हैं कि अब जब उनके सामने ये HKRN जैसी आया है एक्ट, जिसके तहत आपको ठेके पर नौकरियां दी जाएंगी, वो सहर्ष से भी स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई है। तो ये देखिए, स्थायी रोजगार देना एक अच्छी बात है, स्थायी रोजगार ही सरकार को देना चाहिए। पर इस समय क्योंकि वो चुनावी समय आ गया है, तो इस समय पर जो एक लीपापोती है सरकार वो कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां हमने दी हैं। पर ये नौकरी किस तरह से दी जा रही हैं? आप देखिए, HKRN के थ्रू एक ठेकेदारी प्रथा को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके। आप ये और बताइएगा मुझे, अभी जैसे वर्तमान में सीईटी एग्जाम हुआ है, आपको पता होगा। सीईटी एग्जाम्स में जैसे स्टेट होता है ना, उसी प्रकार से सीईटी एग्जाम है, ताकि बाकी जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओ। अब सीईटी में इन्होंने बोला कि हम सिर्फ 4 गुना बच्चों को ही बुलाएंगे, तो क्या ये सरकार की पॉलिसी सही है या फिर इसमें चेंजेस होने चाहिए?
4 गुना का मतलब ये है कि जो टॉप के 4 गुना बच्चे होंगे ना, जैसे एचटेट में ये होता कि भी 50%, 1000 बच्चों ने पेपर दिया तो 500 बच्चे उसमें दूसरा पेपर दे सकते हैं। लेकिन सीईटी में जो 4 गुना वाली पॉलिसी है उसमें ये है 1000 बच्चों ने पेपर दिया, पोस्ट अगर आपकी 10 है तो 40 बच्चों को ही मौका मिलेगा सिर्फ। नहीं, ये चीज गलत है, इससे तो सीट्स वैकेंट रह जाएंगी फिर। नहीं, सीट तो वैकेंट नहीं रहेंगी क्योंकि 4 गुना को बुलाया गया ना। टोटल सीट का अगर 10 वैकेंसी है तो 40 बच्चों को बुलाया गया है, लेकिन मौका 1000 बच्चों में से सिर्फ 40 बच्चों को ही मिल रहा है। अब जो टॉपर्स हैं, जो बाकी 960 जो बच्चे बच गए, वो ये उनका मानना ये है कि भी हम कहाँ जाए, मतलब हमारे को तो नौकरी प्राप्त करने के लिए मौका ही नहीं मिला। हाँ, ये तो है। देखिए, ऐसी कई चीज़ों में सरकार ऐसे कर रही है, जैसे आप बता रहे हैं सीईटी का, इस तरह से बिल्कुल सरकार रोजगार का मौका छीन रही है हमारे युवाओं से। सेम इसी तरह से आप एचएसएससी एचपीएससी में भी देख सकते हैं, उसमें भी ऐसा ही एक प्रावधान लाया गया है कि आपको क्वालिफाई करने के लिए 50% लेना जरूरी है, नेगेटिव मार्किंग उसमें स्टार्ट कर दी है। तो इसमें साफ दिख रहा है कि जो सरकार है वो किसी भी तरह से जो रोजगार के अवसर हैं वो बच्चों से छीन रही है। स्थायी रोजगार देने का कोई इरादा या कोई मंशा सरकार की नजर नहीं आती। अब जैसे आप बता रहे हैं 960 बच्चे कहाँ जाएं, ये उनकी चिंता बिल्कुल जायज है। हाँ, बिल्कुल। चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आप यहाँ पर पधारे और अपने व्यूज दिए, और समय समय पर आप आते रहिएगा, हम आपको इनविटेशन देते रहेंगे। तो आज के लिए बच्चा इतना ही है, नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलेंगे और किसी एक अन्य ऊर्जावान कहानी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।